हाय गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ जेडटेक इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस बिज़नेस के बारे में भी मुझे एज़ यूजुअल सतीश भाई ने ही बताया था एंड उन्होंने मुझे एक कॉल पे बिज़नेस के बारे में बताया था एंड मैं बहुत ज़्यादा इंट्रीग हो गया था इस बिज़नेस के बारे में सुन के, इस पूरे मॉडल के बारे में सुन के। एंड देन मैंने बहुत रिसर्च की इसमें। मैंने जैसे कि आपको पता होगा, प्रथम भाई का भी मैंने थ्रेड यूज़ किया इसमें बनाने के लिए, तो स्पेशल थैंक्स टू हिम टू फॉर दैट थ्रेड। एंड अगर मैं स्टार्ट करूँ इसके पूरे बिजनेस मॉडल से, मैं डिस्क्राइब करूँगा इसके तीनों बिजनेस सेगमेंट्स, उनके जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शंस है एंड उनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो पूरे को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ये बिज़नेस करता क्या है बेसिकली। 1994 में जेडटेक इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है। एंड इनका जो प्राइमरी फोकस था वो सिविल कंस्ट्रक्शन पे था, स्पेसिफिकली इन डिज़ाइनिंग, सप्लाइंग एंड बिल्डिंग रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं पूरे बिजनेस आपको समझाऊंगा। कंपनी जो थी वो इनिशियली किस चीज़ में स्पेशलाइज करती थी, हम उससे स्टार्ट करते हैं। दे स्पेशलाइज्ड इनिशियली इन लाइक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। एंड वो लोग सोल्यूशंस प्रोवाइड करते थे फॉर स्लोप स्टेबलाइजेशन, एम्बैंकमेंट्स एंड लार्ज स्केल सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। 2018 में इस कंपनी का एक टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है। 2018 में इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो थीम पार्क्स वाला सेगमेंट है उसमें ये लोग एंटर कर सकते हैं, ठीक है, लीडिंग टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स बिजनेस। ये जो शिफ्ट था, ये जो पूरा शिफ्ट हुआ क्यों, उसके भी कुछ रीजंस थे। बिकॉज ऑब्वियसली इनको जो डिमांड दिख रही थी बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा आ गए थे सस्टेनेबिलिटी एंड स्मार्ट सिटीज़ के रिगार्डिंग। एंड अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज रिसाइकल्ड स्क्रैप मटीरियल्स क्रिएटिवली इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मतलब जो इनके पास रिसाइकलिंग कैपेबिलिटीज़ थी उसको ये लोग यूज़ करके, स्क्रैप मटेरियल्स को रिसाइकिल करके ये लोग पार्क्स बना सकते थे, ठीक है। ये इनका पूरा दूसरा बिजनेस सेगमेंट है। तीसरा इनका वेस्ट वाटर वाला बिजनेस सेगमेंट है। मैं तीनों एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा। पहला जो है इनका, मैं अपना सस्टेनेबल थीम पार्क डेवलपमेंट से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज वही सेगमेंट आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है, ठीक है। तो अभी मैं अगर आपको बता दूँ ये लोग बेसिकली करते क्या है। ये लोग जो है ना, रिसाइकल्ड स्क्रैप मटेरियल्स लेके पार्क्स बनाते हैं बेसिकली। मुझे अगर वो उसकी फ़ोटोज़ मिली तो शिवालय पार्क की मैं फ़ोटोज़ नीचे अटैच कर दूंगा। मुझे एक व्हाट्सअप पे मेरे एक फॉलोअर ने भेजी थी ये फ़ोटोज़, तो मैं वो नीचे अटैच कर दूंगा। आप वो जाके देख सकते हो पार्क कैसा बना है, ठीक है। एंड व्हाट दे फोकस इज़ ऑन, दे फोकस ऑन बिल्डिंग यूनिक पार्क्स, मतलब नेवर सीन बिफोर काइंड्स। मतलब ये ऐसा नहीं कि तुमने झूला वूला लगा दिया तो पार्क बन गया, वैसा पार्क नहीं। ये लोग अच्छे यूनिक डिफरेंट पार्क्स बनाते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ, इन्होंने अभी अराउंड 10 पार्क्स बना दिए हैं, ठीक है। दिल्ली में, एनसीआर में, लखनऊ साइड एंड यूपी एंड दिल्ली साइड इनका ज़्यादा वो प्रेजेंस है फ़िलहाल सस्टेनेबल पार्क्स के। अगर हम इनका बिजनेस सेगमेंट देखेंगे तो, एंड उन्होंने अभी 10 पार्क्स डेवलप कर दी हैं। 23 प्लस इनके पाइपलाइन में है अभी भी पार्क्स, ठीक है। एंड इनके जो पार्क्स जो रहते हैं उनका कुछ की फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। ये लोग फोकस करते हैं बेसिकली सस्टेनेबल मटेरियल्स पे, ठीक है। सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज़ करते हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई, ठीक है। एंड फिर ये लोग इंटीग्रेट करते हैं ग्रीन एनर्जी सोल्यूशंस एंड इंटरैक्टिव एंड एजुकेशनल थीम्स रखते हैं ये लोग बेसिकली। कल्चरल हेरिटेज पे ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ इन्होंने कौन से पार्क्स बनाए, आप जाके गूगल भी कर सकते हो। तो एक हैप्पीनेस पार्क है इन लखनऊ, इट ओपन इन लाइक जुलाई 2024 एंड दे हैड अराउंड लाइक 1,37,000 प्लस विजिटर्स इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, ठीक है। अगर मैं शिवालय पार्क की बात करूँ जो कि प्रयागराज में इन्होंने खोला ड्यूरिंग द एंटायर कुंभ मेला, उसमें ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑब्वियसली इनॉग्रेट किया था। एंड दे हैड मोर देन 4.5 लाख विजिटर्स इन द फर्स्ट 2 मंथ्स इटसेल्फ, ठीक है। उससे ज़्यादा विजिटर्स इनके पार्क्स में आके चले गए थे। एक इन्होंने डायनासोर पार्क बनाया पिंपरी चिंचवड़ में, ठीक है। एंड अगर मैं बताऊँ आपको, हारमनी पार्क इन्होंने लखनऊ में बनाया, यूपी दर्शन पार्क लखनऊ में बनाया, बॉलीवुड पार्क इन्होंने एक बनाया है पिंपरी चिंचवड़ में। एंड अगर मैं बात करूँ इनका जो रेवेन्यू सोर्स है, रेवेन्यू सोर्स ये लोग मतलब रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करते हैं इन पार्क्स में, ऑब्वियसली
टिकट सेल्स, ठीक है, जो टिकट्स ये लोग बेचेंगे उसमें तो जो प्राइमरी रेवेन्यू है इनका वो तो वहाँ से ही आएगा। 60 to 65% ऑफ देयर एंटायर रेवेन्यू फ्रॉम दैट सस्टेनेबल पार्क्स कम्स थ्रू टिकट सेल्स। ठीक है, अगर मैं अभी बात करूँ रिटेल एंड फूड एंड बेवरेज रेंटल्स, ठीक है, इनके पार्टनरशिप्स होते हैं बहुत सारे वेंडर्स के साथ जो जनरेट करते हैं रेंटल इनकम। फिर ये लोग कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स एंड एडवर्टाइजिंग करते हैं ऑब्वियसली, एंड इवेंट होस्टिंग एंड स्पेशल प्रोग्राम्स करते हैं, सीजनल एंड मेंबरशिप पासेस रहते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं सस्टेनेबल पार्क से इनको रेवेन्यू जनरेट करने के। एंड अगर मैं इसमें इनकी फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो इनको अभी बेसिकली ना, अगर मैं बोलूँ तो इनको डेवलप करने हैं पेट पार्क्स और अपना फास्ट फॉरवर्ड स्पोर्ट्स अरीनाज। अभी जो इनके फास्ट फॉरवर्ड स्पोर्ट्स अरीनाज थे ना, वो ये लोग पहले बना रहे थे अपने एग्जिस्टिंग पार्क्स में ही, बट अभी इनको एज अ स्टैंड अलोन भी वो बनाना ट्राई करना है। ठीक है, बिकॉज जो अपने फास्ट फॉरवर्ड स्पोर्ट्स अरीनाज है उसमें द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस इट टेक्स इज कंपेरेटिवली वेरी लेस टू द स्पेस दैट एन एक्चुअल फुल ब्लोन पार्क विल टेक। ठीक है, एंड जो पेट पार्क्स है वो भी ऑब्वियसली डिमांड तो उसकी भी बहुत ज़्यादा है ही। 23+ पार्क्स इनके पाइपलाइन में है, इंटरनेशनल मार्केट्स में इनको एक्सपांड करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में दुबई एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये लोग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं टू एनहांस लाइक ग्रीन स्पेसेस एंड ऑब्वियसली डिजिटल टिकटिंग एंड स्मार्ट विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ये लोग अपने जो ओवरऑल सिस्टम इंटीग्रेशन को सुधार रहे हैं, राइट। एंड VR एंड AR मतलब वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल रियलिटी ये लोग ऑगमेंटेड रियलिटी सॉरी ये लोग अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दे आर यूजिंग दैट फॉर देयर पार्क्स। एंड अभी इनका ये जो पार्क वाला सेगमेंट है उससे अगर हम थोड़ा आगे आएँ तो इनका जो मेन लेगेसी बिजनेस है सिविल कंस्ट्रक्शन और जियो सिंथेटिक्स, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, इनका जो सिविल कंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस है इट इज़ वन ऑफ इट्स कोर बिजनेस एरिया स्पेशलाइजिंग इन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। द कंपनी प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस सॉल्यूशंस टू स्ट्रेंथन एंड स्टेबलाइज roads, embankments, slopes and retaining walls ensuring their long term durability। अब ये पूरे सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा एंड धीरे धीरे इनके पूरे बिजनेस को भी समझाऊंगा, आप पूरा वीडियो देखना। अगर मैं बात करूँ इनके लाइक की फोकस एरियाज जो मैंने आपको पहले बताया, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स एंड एम्बैंकमेंट्स, तो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं रीइंफोर्स्ड सॉइल वॉल्स की एंड ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स की टू सपोर्ट लाइक हाईवेज, रेलवेज एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एंड ये लोग जो एम्बैंकमेंट्स रहती है उसकी स्टेबलाइजेशन पे भी काम करते हैं एंड स्टील स्लोप्स यूजिंग जियो सिंथेटिक रीइंफोर्समेंट टू प्रिवेंट इरोजन एंड लैंडस्लाइड्स। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ इनके स्लोप प्रोटेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन पे, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जियो टेक्सटाइल्स, जियो ग्रिड्स एंड इरोजन कंट्रोल मैट्स यूज़ करके ये लोग रीइंफोर्स करते हैं जो स्लोप्स रहती है, जो एम्बैंकमेंट्स रहती है, उसको अगेंस्ट सॉइल डिग्रेडेशन के ये लोग रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैकेनिकली स्टेबलाइज्ड अर्थ वॉल्स फॉर एडेड स्ट्रेंथ इन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अगर मैं बात करूँ इनके ओवरऑल लाइक कंपेटिटिव एडवांटेजेस की, इस बिजनेस में इनके क्या कंपेटिटिव एडवांटेजेस है, तो ऑब्वियसली ये लोग कॉस्ट एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं ये लोग, लाइट वेट एंड हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ये लोग मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं बिकॉज ऑब्वियसली लाइट वेट मटीरियल्स यूज़ करते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है। एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के साथ। एंड अगर मैं बात करूँ इनके लाइक ग्लोबल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स के, तो इनका जो कंप्लायंस है ग्लोबल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड से वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेकिंग देम अ प्रेफर्ड पार्टनर फॉर लाइक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनके लाइक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट केमिकल एक्सट्रैक्शन वाले बिजनेस पे, तो अभी ये जो जेडटेक है ना, जेडटेक ने अपने आप को एक की प्लेयर इस्टेब्लिश कर लिया है इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल केमिकल रिकवरी। अब ये क्या होता है बेसिकली, ये लोग अपना जो प्रोप्राइटरी GEIST टेक्नोलॉजी है एक, वो ये लोग यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो सेगमेंट है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये क्या है वो भी मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से। ठीक है, अभी जो ऑब्वियसली आपको पता है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ रहती है उससे जो इतना ज़्यादा गंदा पानी निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है,
उसको ऑब्वियसली ट्रीट करना रहता है, ठीक है। तो व्हाट बेसिकली जेडटेक डज इज, जेडटेक इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करता है, ठीक है, सच एज टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, जिससे भी ये पानी निकलता है उसको जेडटेक ट्रीट करता है, ठीक है। एंड ये लोग यूज़ करते हैं एडवांस्ड फिल्ट्रेशन एंड लाइक मेम्ब्रेन बेस्ड सेपरेशन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ये लोग टू प्योरीफाई द कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। एंड ये लोग इम्प्लीमेंट क्या करते हैं, ये लोग ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे ये जो इंडस्ट्रीज़ रहती है वो ये जो ट्रीटेड वाटर रहता है, ये जो वेस्ट वाटर रहता है जिसको ये लोग ट्रीट करते हैं, उसको ये जो इंडस्ट्रीज़ इसको रीयूज़ कर पाती हैं, ठीक है। एंड जो ऑब्वियसली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो तो इससे मिनिमाइज़ होता ही है। एंड अगर मैं बात करूँ इनके जो केमिकल रिकवरी एंड एक्सट्रैक्शन वाला पॉइंट जो है इसमें वेस्ट वाटर वाले में, वो ये लोग क्या करते हैं, ठीक है। ये लोग जो इनका टेक्नोलॉजी है ये लोग यूज़ करते हैं इसको टू एक्सट्रैक्ट एंड रिकवर वैल्यूएबल केमिकल्स फ्रॉम वेस्ट वाटर, ठीक है। अब जो वेस्ट वाटर में काफ़ी वैल्यूएबल केमिकल्स भी रहते हैं उसको ये लोग रिकवर करते हैं एंड ये लोग वेस्ट को कमर्शियली वायबल बाय प्रोडक्ट बना देते हैं, मतलब वेस्ट से भी ये लोग पैसा निकाल लेते हैं, मतलब मिट्टी को सोना बनाना वैसा, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ ये लोग कौन से केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली सोडियम सल्फेट हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, ये लोग ऐसे केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आप साइंस स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा ये सब केमिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। चलो मैं बता देता हूँ फिर भी, बिकॉज मैं खुद साइंस स्टूडेंट नहीं था, मैंने ये रिसर्च किया तो मुझे पता चला, राइट। सोडियम सल्फेट कहाँ यूज़ होता है, ये लोग डिटर्जेंट्स में, ग्लास प्रोडक्शन में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। एंड एसिटिक एसिड है वो कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन लाइक टेक्सटाइल डाइंग, फूड प्रिजर्वेशन, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। एंड इनका पोटेशियम सल्फेट वो कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ अ वाइटल कॉम्पोनेंट इन हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो रहता है ना, ये वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट कम कर देता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है कि वो अपना वेस्ट वाटर जेडटेक को दे और जेडटेक इनको मिट्टी में से सोना निकाल के दे, ठीक है। वैसा वाला थोड़ा फंडा हो गया ये, वाइल जनरेटिंग एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स फॉर जेडटेक। जेडटेक का भी फ़ायदा, इंडस्ट्री का भी फ़ायदा, ओवरऑल एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा, सबका भला, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ ये लोग रिसाइकलिंग भी करते हैं, ये लोग ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड रिसाइकलिंग प्लांट्स टू प्रोसेस इंडस्ट्रियल वेस्ट करते हैं ये लोग। एंड ये लोग डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मॉड्यूलर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स करते हैं ये लोग, विच कैन बी डिप्लॉयड अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज विद मिनिमल सेटअप टाइम, ठीक है। फिर एक ना अभी इनका ये जो मैंने आपको बताया वेस्ट वाटर वाला, ये लोग ना जो केमिकल्स रहते हैं ये लोग ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ को ही देते हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये लोग काम करते हैं। बट अब ये लोग इन फ्यूचर ये लोग ना बिल्ड ऑपरेट मॉडल भी एक्सपांड करने वाले हैं अपना। अब ये बिल्ड ऑपरेट मॉडल क्या होता है वो भी आप अच्छे से समझ लेना। इसमें क्या होता है बेसिकली, ZTech is transforming itself from a traditional EPC engineering procurement and construction company model to a long-term revenue focused build operate model, ठीक है। अभी ये मॉडल में ZTech क्या करेगा, ZTech कंस्ट्रक्ट करेगा एंड ऑपरेट करेगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स एंड उससे उनको रिकरिंग इनकम होगा फ्रॉम रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट्स, ठीक है। रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट्स ये लोग साइन करेंगे इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के साथ एंड उससे इनको फ़ायदा होगा। पहले ये लोग EPC में ज़्यादा फोकस थे, बट अब ये लोग EPC नहीं करेंगे, ये लोग रेवेन्यू शेयरिंग पे काम करेंगे, ठीक है। एंड ये जो अप्रोच है इससे इनको कंसिस्टेंट कैश फ्लोज मिलेंगे एंड मार्जिन्स तो ऑब्वियसली इम्प्रूव होंगे ही होंगे। अगर मैं बात करूँ इनके लाइक जो मैंने आपको टेक्नोलॉजी बोली थी इनकी GEIST टेक्नोलॉजी, उसका क्या फ़ायदा है बेसिकली, ठीक है। वो बेसिकली ऑब्वियसली कॉस्ट एफिशिएंट केमिकल रिकवरी करते हैं वो लोग, ठीक है, उससे तो उनका फ़ायदा है ही है। ये लोग हाईली स्केलेबल है, ठीक है। ये मॉडल, ये जो टेक्नोलॉजी, ये हाईली स्केलेबल है एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस तो होता ही है, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनीज़ को CSR गाइडलाइंस भी कभी कभी फॉलो करनी पड़ती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें भी ये लोग जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अगर ये लोग करें तो दैट कैन हेल्प द कंपनीज फॉर दैट टू ओके। एंड मतलब ऑब्वियसली ओवरऑल इमेज भी कंपनी का अच्छा बन जाता है व्हेन अ कंपनी इज़ इन्वॉल्व इन लाइक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली एनवायरमेंट को तुम पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हो।
एंड अगर मैं बात करूँ इनका जो फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रैटेजी है इस सेगमेंट में, इनको भी बेसिकली यहाँ पे भी इंटरनेशनल मार्केट्स में घुसना है। मिडल ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, जहाँ पे इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इनको वहाँ भी घुसना है। ठीक है, एंड इनको इंट्रोड्यूस करने ऑटोमेटेड वाटर टेस्टिंग एंड लाइक रिमोट मॉनिटरिंग फॉर इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स, वो सब भी इनको इंट्रोड्यूस करना है। मतलब फ्यूचर इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनको एक्सपांड करना है अपना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट थ्रू जॉइंट वेंचर्स एंड विद मल्टीपल लाइक म्यूनसिपल एंड प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट्स। ठीक है, एंड अभी अगर मैं बात करूँ इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ना इनका जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक अभी इनका 154 करोड़ का है। ठीक है, जो इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सस्टेनेबल थीम पार्क डेवलपमेंट है। 23 अपकमिंग पार्क्स हैं इनके ऑल ओवर इंडिया। एंड अगर मैं बात करूँ ये जो पूरा ऑर्डर बुक है इसका 60% ये लोग अराउंड 60% ये लोग इस साल में ही ये लोग क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देन बाकी का ऑब्वियसली इट विल स्पिल ओवर टू नेक्स्ट ईयर। एंड अगर मैं बात करूँ इनके लाइक परफॉर्मेंस की, क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस की, तो इनका Q2 का जो परफॉर्मेंस था ना वो थोड़ा डल था, बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा डिलेज देखने को मिले थे इनको अपने कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में, एंड देन लेबर शॉर्टेजेस थे, इंक्रीज्ड मॉनसून्स थे, उसकी वजह से Q2 जो था इनका काफ़ी वीक था। Q1 इनका बहुत स्ट्रॉन्ग था, Q3 इनका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड अगर मैं आपको Q4 बताऊँ, ठीक है, अभी इनका 9 मंथ के जो नंबर्स थे, इनको अराउंड 60 करोड़ इन्होंने रेवेन्यू कर लिया था, 11 करोड़ का इनका पैट है। ठीक है, अभी ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग पूरे साल के लिए 100 करोड़ का रेवेन्यू एंड 20 करोड़ का पैट करेंगे। मतलब इनका Q4 में स्टैंड अलोन पैट विल बी एक्सपेक्टेड टू कम अराउंड लाइक 9 करोड़, अगर ये लोग उसको सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, एंड इनका जो रेवेन्यू आएगा वो आएगा अराउंड 40 करोड़ का। अब माइंड यू, ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर के Q4 से इस ईयर का Q4 अगर ये लोग एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर पाए 40 करोड़ टॉप लाइन एंड अपना ये 9 करोड़ बॉटम लाइन, तो बहुत क्रेजी नंबर्स आ जाएंगे ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो दैट ऑब्वियसली लाइज इन द एग्जीक्यूशन, अगर वो कर पाते हैं या नहीं दैट विल वो तो टाइम ही बताएगा। बट अगर मैं आपको इनके Q3 के नंबर्स बताऊँ तो Q3 के नंबर्स इनके रेवेन्यूज़ जो थे 52% ईयर ऑन ईयर से बढ़े, EBITDA इनका 224% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा, इनका जो पैट था वो 440% ईयर ऑन ईयर से बढ़ गया। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ इनका लाइक ओवरऑल 9 मंथ्स का रेवेन्यू, तो मैंने आपको बता दिया 60 करोड़ है, इनको और 40 करोड़ करना है। मतलब ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ कितना क्रेजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 24 करोड़ एक क्वार्टर में कर रहे हो, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में आप 40 करोड़ कर रहे हो, तो आप खुद सोच लो कितने नेक्स्ट लेवल फिगर्स हो जाएंगे। बट दैट ऑल लाइज इन एग्जीक्यूशन, ये लोग कर पाते हैं या नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन, राइट। मैनेजमेंट ने कह दिया, बट एक्चुअल में आप कर पाओगे या नहीं। अगर आपने जेंसॉल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जेंसॉल का मैंने नाम ले लिया, अभी जेंसॉल को अगर आप फॉलो कर रहे हो, जेंसॉल लास्ट 5-6 दिन में 40% गिर गया। ठीक है, वो स्टॉक, वो क्या हो रहा है उस स्टॉक के साथ। कभी भी आप ऑर्डर बुक देख के बिजनेस मत खरीदो, आप एग्जीक्यूशन देखो। अभी अगर मैनेजमेंट कह रहा है कि वो इतना इतना करेंगे, तो आप देखो वो लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी इनका जो ग्रोथ ड्राइवर्स है वो कहाँ से आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेजरली इनका जो ग्रोथ आएगा वो आएगा न्यू थीम पार्क से। ठीक है, एंड जो इनके एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस है वो ये लोग इम्प्रूव करेंगे, तो उससे भी आएगा, एंड एक्सपांशन ऑफ देयर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये तीनों सेगमेंट से इनको ग्रोथ आने वाला है। एंड अगर मैं ओवरऑल पूरे साल का इनका रेवेन्यू का अगर मैं बताऊँ आपको, तो FY25 का इनका 100 करोड़ का गाइडेंस है रेवेन्यू का, अराउंड लाइक 20 करोड़ इन्होंने कहा था ये लोग पैट करेंगे। ठीक है, अभी FY26 के लिए भी इनकी गाइडेंस नंबर्स आई नहीं अब तक, बट आ जाएंगे, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को हमें मिलेगा। न्यू थीम पार्क्स इनको बनाने हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, इनको स्टैंड अलोन अपने स्पोर्ट्स अरीनाज एंड पेट पार्क्स बनाने, इनको अपने वेस्ट वाटर जो सर्विसेज है उसको ये करना है, क्या बोलते हैं, एक्सपैंड करना है। अगर मैं अभी आपको बताऊँ इनका जो लेटेस्ट कॉन कॉल था, उसमें अगर कोई मेजर क्वेश्चंस, जस्ट लेट मी गो थ्रू इट वंस, मैंने नोट डाउन करके रखा था, लेट मी जस्ट चेक। अगर इनका ऑर्डर बुक, जैसे मैंने आपको ऑर्डर बुक के पहले ही बता दिया, 154 करोड़ का ऑर्डर बुक था इनका Q3 में। 60% इनका ऑर्डर बुक इसी फाइनेंशियल ईयर में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इनका जो EPC रेवेन्यू है इन द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स इज प्रोजेक्ट टू बी अराउंड लाइक 60 करोड़, एंड ये लोग काफ़ी ज़्यादा नए नए प्रोजेक्ट्स में बिड कर रहे हैं। अगर मैं इनका
रेवेन्यू सेगमेंट की बात करूँ तो इन्होंने ऑलरेडी अभी, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, 10 पार्क्स डेवलप कर दिए। 60-65% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इज़ कमिंग फ्रॉम लाइक टिकट सेल्स। एंड ये लोग जो रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं वेंडर्स के साथ, वो अगर मैं आपको बता दूँ तो ये लोग फिक्स्ड रेंटल एक चार्ज करते हैं, प्लस 15% शेयर चार्ज करते हैं अपना सेल्स रेवेन्यू का। अगर मैं बात करूँ इनके जो EBITDA और जो रेवेन्यू मार्जिन है वो क्यों इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बिकॉज ये जो नए नए पार्क्स जो खोल रहे हैं, इंक्रीज इनकी जो टिकट सेल्स बढ़ रही है, वो शिवालय पार्क की मैंने जैसे आपको बताया 4.5 लाख विजिटर्स इन जस्ट 2 मंथ्स, उसकी वजह से, एंड इनका जो EPC प्रोजेक्ट्स जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से। एंड अभी जो इनका EBITDA मार्जिन है वो इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली जो टिकट सेल्स है, ठीक है, वो जब ज़्यादा बढ़ते हैं तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेजेस मिलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो पार्क को रन करने के एक्सपेंसेस रहते हैं दोज आर फिक्स्ड, बट द टिकट सेल्स आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। टिकट्स अगर आप ज़्यादा बेचोगे तो ऑब्वियसली आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, राइट। एंड उसकी वजह से इनका जो पैट का एंड जो EBITDA इतना ज़्यादा फट गया था, ठीक है। पैट में इनको 440% का ग्रोथ अराउंड, EBITDA में भी अराउंड 200+% का ग्रोथ इनको दिख गया था, ठीक है। एंड अगर मैं इनको बताऊँ, अगर मैं आपको वेस्ट वाटर के बिज़नेस के बारे में थोड़ा बताऊँ, स्केलेबल ये बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली ये लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं वैल्यूएबल मटेरियल्स, जैसे मैंने आपको बताया वैल्यूएबल केमिकल्स, सोडियम सल्फेट हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। एंड ये लोग बिल्ड एंड ऑपरेट मॉडल पे शिफ्ट करने वाले, वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हाँ, वन थिंग दैट रिमेन बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने अभी 200 करोड़ रेज़ किया था, उसमें आशीष कचोलिया जी ने भी इन्वेस्ट किया था। 200 करोड़ इन्होंने रेज़ किया वाया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा, वो इनका कहना है कि ये लोग यूटिलाइज करेंगे लाइक इन स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन ऑफ देयर थीम पार्क्स, फिर ये लोग वेस्ट वाटर को एक्सपांड करेंगे अपने, एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो इनको देखनी ही है, तो इनके पास अभी 200 करोड़ उसका भी पड़ा हुआ है। एंड इनको एक्सपांड करना है अभी साउथ इंडिया एंड गुजरात में, बिकॉज ऑब्वियसली लखनऊ एंड NCR साइड उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे पार्क्स खोल दिए हैं, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ इनका जो ओवरऑल सिविल बिजनेस था उसमें थोड़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी बहुत स्लो ग्रोथ क्यों देखने मिली थी, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली मॉनसून्स, इलेक्शंस एंड लैंड एक्विजिशन के थोड़े बहुत इश्यूज आ गए थे, बट Q4 में फेवरेबल वेदर कंडीशंस देखी जा रही हैं, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा तगड़ा कमबैक आने वाला है इस बिज़नेस सेगमेंट में। एंड ऑब्वियसली अभी पूरा जो बिज़नेस है उसके रिलेटेड तो मेरे पास बस इतना ही है आपके लिए, बट अगर मैं आपको ओवरऑल पूरे बिज़नेस के बारे में बताऊं तो इनका अभी PE अगर आप देखोगे तो अभी 50 के PE पे है ये, इसका पीक PE अराउंड 88 समथिंग था। अभी ये लोग 700 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठे हैं, ठीक है। एंड वैल्यूएशंस अभी इसके थोड़े फिर भी अगर हम देखेंगे तो आप कह सकते हो कि ओवर वैल्यूड है, बट देन अगेन दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। आप खुद एनालाइज करो, आपको खुद डिसीजन लेना है। मैंने सिर्फ आपको पूरा बिजनेस समझा दिया, आपको पूरा फ्यूचर ग्रोथ के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया, एंड इनका जो पूरा बिजनेस है उसका आपको इस वीडियो से तो सब पता चल गया होगा। आने वाले वीडियोस में मैं इसको और कवर करूँगा और अच्छे से कवर करूँगा, बट येस इस वीडियो के लिए इस वीडियो बस मेरा इतना ही था जेड-टेक के बारे में। एंड इस वीडियो को एंड करने से पहले आई वुड लाइक टू अगेन मेंशन कि ये सतीश भाई ने मुझे बताया था, तो कूडोज टू हिम, ऑल थैंक्स टू हिम। एंड प्रथम भाई का थ्रेड जो था वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसकी वजह से भी मुझे बहुत हेल्प हुआ ये वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू प्रथम भाई, थैंक यू सतीश भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।